नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। हम इस खास पेशकश में चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की मौजूदा राजनीति के बारे में। जी हां, आप सबको पता है कि कल से जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाए जाने की चर्चा तेज हुई है, उसके बाद ये खबर भी आग की तरह फैली है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। क्या ऐसा सचमुच होने वाला है? क्योंकि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो कैमरे पर इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जेडीयू के बड़े नेता विजय चौधरी कैमरे पर कह रहे हैं कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है और मीडिया द्वारा क्रिएट की गई है, जबकि जेडीयू के भीतर ना कोई दरार है और दरार छोड़िए कोई खरोंच तक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिना आग के धुआं उठ सकता है? क्या बिना कोई बात का बिहार के सियासत में इतना बड़ा भूचाल आ सकता है? आखिरकार ये वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ये खबरें प्लांट की गई हैं और प्लांट करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि जेडीयू कुछ खुद है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जेडीयू के भीतर चल क्या रहा है। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 24 घंटे से बिहार में जिस तरीके से सियासी तूफान देखा जा रहा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बदला जाना तय है? और अगर ललन सिंह बदले जाते हैं तो ये इशारा किस ओर है? क्या बिहार की सियासत एक बार फिर से पलटने वाली है? देखिए, ललन सिंह का बदला जाना तो करीब करीब तय है और इसलिए नहीं बदला जाना है कि कल नीतीश कुमार कौन सा निर्णय लेंगे, बल्कि इसलिए बदले जाएंगे कि आपको याद होगा कि जिस तरह से आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ करते थे और ललन सिंह की नाराजगी, और ललन सिंह ने कहा कि पार्टी की नाराजगी है और चूंकि वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, ठीक वही स्थिति इस बार ललन सिंह के साथ भी हुई। जो माने जाते हैं, जो तीन बड़े नेता जो बराबर मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द दिखते हैं, वो बतौर मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन तीनों नेताओं को ये बात पसंद नहीं थी कि नीतीश कुमार जी जेडीयू से ज्यादा निष्ठा ललन सिंह की कहीं और हो, और ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी को बताना शुरू कर दी थी कि कैसे अपनी पार्टी का ध्यान कम रखते हैं और उन गठबंधन के साथियों का ये ध्यान ज्यादा रखते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इससे पार्टी का बहुत भला हो। इस बात को समझाते समझाते पार्टी की नाराजगी, जो पार्टी के विधायक हैं उनकी नाराजगी, मीडिया से जिस तेवर में जिस लहजे में ललन सिंह बात करते थे, इसको लेकर के नीतीश कुमार जी, जिस तरह से सूत्रों से खबर मिलती रही है कि नीतीश कुमार जी ने इस बात की चर्चा ललन सिंह से की थी कि देखिए, पार्टी के लोग भी आपसे नाराज चल रहे हैं, मीडिया के लोग भी आपसे नाराज चल रहे हैं। अब अंदरूनी खींचतान क्या हुई, लेकिन ललन सिंह भी अपने इस स्वभाव से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह की भी बातें आई कि तो ठीक है, किसी और को तय कर लीजिए, अगर लगता है कि मैं इस जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा हूं। तो उसी समय इसकी पटकथा लिख दी गई थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय की गई थी कि 29 नवंबर को दिल्ली में हुई। फिर हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली जाए, और 2 साल से अधिक का इनका समय भी हो गया है, तो कोई और अध्यक्ष की जिम्मेवारी किन्हीं और व्यक्ति को दी। 29 दिसंबर को, क्योंकि जैसे ही नेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ राष्ट्रीय परिषद को क्लब किया गया था, चीजें उसी दिन सरफेस पर आ गई थी कि पार्टी अब कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है, और बड़ा निर्णय तो यही होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनकी वजह से पार्टी में असंतोष है, और इस असंतोष को लेकर के नीतीश कुमार को खबरें मिल रही थी
और आपको याद होगा कि बार बार नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में जा रहे थे, ललन सिंह के कक्ष में जा रहे थे। उनको सूचना मिल रही थी कि वो नियमित रूप से दफ्तर में नहीं आते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों से सीधी मुंह बात नहीं करते हैं, मीडिया के साथ भी जिस तरह का उनका व्यवहार होता है, जिसकी वजह से मीडिया भी कोई न उनसे सवाल पूछ पाता है, न उनसे कोई जानकारी ले पाता है, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार बार बार जा रहे थे। तो बार बार जा रहे थे तो ये बात सरफेस पर आने लगी थी। और जो एक खबर आई बीच में कि आखिर जब इतनी ही बातें थी तो नीतीश कुमार जी फिर ललन सिंह के घर पर क्यों गए थे, इसमें भी जो अपुष्ट सूत्रों से ही जो खबर मिल रही है कि शायद कुछ विधायकों के साथ मीटिंग करने की खबर नीतीश कुमार को मिली थी कि ललन सिंह अपने आवास पर कुछ विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इसको लेकर के नीतीश कुमार को जो इंफॉर्मेशन मिला तो इस सत्यता को जानने के लिए वो विजय चौधरी जी के साथ उनके घर पर चले गए। क्या वास्तविकता थी, उस खबर में कितनी सच्चाई थी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहा यही जाता है। तो 29 दिसंबर की तारीख जो मुकर्रर की गई है, उस तारीख को लगता है कि उस दिन पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेगी, राष्ट्रीय परिषद उस पर मुहर लगाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाएगा तो क्या ललन सिंह कंफर्टेबल रहेंगे या ललन सिंह का तेवर कोई और होगा, ये तो 29 दिसंबर के बाद इसका पटाक्षेप होगा। 29 दिसंबर के बाद इसका पटाक्षेप होगा, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बदलने की तैयारी है, चर्चा उठ रही है, ये किस ओर इशारा है? क्योंकि मैं आपको उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में कल कहा है कि दरअसल ये ललन सिंह ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार को आरजेडी के तरफ मोड़ा था, और इसकी बड़ी वजह यह बताई गई कि लालू प्रसाद से यह आश्वस्त कराया कि आप विपक्षी खेमा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। लालू प्रसाद ने इस बात की हामी भर दी, लेकिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना तो दूर, उन्हें संयोजक तक नहीं बनाया गया। और चौथी मीटिंग में जब संयोजक पद के लिए लालू प्रसाद ने उनके नाम को प्रस्तावित नहीं किया, उसी के बाद से नीतीश कुमार खासे नाराज हुए। क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर संजय कि चौथी मीटिंग से पहले जेडीयू के भीतर से आवाज उठने लगी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए, नीतीश कुमार ही तमाम दलों को एक मंच पे लाने वाले सूत्रधार हैं, ऐसे में उनको इनाम दिया जाए, उनकी छवि बेदाग है, वो बेहतरीन सरकार चलाते रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने पूरी मीटिंग में एक बार नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, लेकिन लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी समय से भड़क गए हैं और उसी के बाद से वो वैकल्पिक रास्ते की तलाश में अपने कदम को काफी तेज कर दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं, नीतीश कुमार जी भी बोल चुके हैं कई बार कि अगर हमने गठबंधन बदला है, उसमें दो लोगों का नाम उन्होंने लिया था, एक ललन सिंह का नाम लिया था, एक विजेंद्र यादव का नाम लिया था, कि ये दो लोगों की वजह से ही तो इधर हम गठबंधन में आए हैं। रह गई बात कि क्या इनको सपना दिखाया गया, कैसे लालू प्रसाद जी को आश्वस्त किया गया कि आप नीतीश कुमार जी को आश्वस्त कीजिए कि आप विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और बदले में तेजस्वी जी की हम ताजपोशी करा देंगे बिहार में। संभव है, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं तो उनकी बातों में थोड़ा सा दम इसलिए लगता है। एक ईमानदार कोशिश तो नीतीश कुमार ने की थी विपक्षी एकता को आयाम देने के लिए, धार देने के लिए। जो भी पटना में 15 दलों के लोग बैठे, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। पहले तो ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आप पार्टी कांग्रेस से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी, ममता बनर्जी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो नहीं थे ये लोग बात करने के लिए तैयार,
उस स्थिति में नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को भी बैठाया और इन विपक्षी पार्टी के लोगों को भी बैठाया। और नीतीश कुमार जी से जब सवाल पूछा गया कि क्या कोई थर्ड फ्रंट बनेगा, उन्होंने कहा था कि नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट ये होगा हमारा। जो मेन फ्रंट बनाने वाला आदमी है उसको आप किनारे कर देते हैं, थोड़ा तो बुरा लगेगा, इससे कहां कोई इनकार कर सकता है। पहली मीटिंग में कोई चर्चा नहीं, दूसरी मीटिंग में कोई चर्चा नहीं, तीसरी मीटिंग जाते जाते कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाती है। यही लालू प्रसाद जी गोपालगंज में बोल गए थे। संयोजक की कहां बात है, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है और 2-3 राज्यों को मिला करके हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम बना देंगे, वो लोकसभा का चुनाव को देखेगा। और वही ममता बनर्जी चौथी मीटिंग में कहती है कि एक फेस तो होना चाहिए, और वो फेस कौन होंगे भाई, तो मैंने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, अरविंद केजरीवाल इंडोर्स करते हैं और 12 पार्टी के लोग खड़गे जी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इनको लगा होगा कि आखिर विपक्षी एकता की पटकथा जो हमने लिखी हमारे हिस्से में क्या आया। और तो छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद जी भी पटना से लेके मुंबई तक तो राहुल जी की बात करते रहे और दिल्ली की बैठक में चुप्पी लगा गए कि चलो बात तो कांग्रेस की ही हो रही है, खड़गे जी की ही हो रही है। तो नीतीश कुमार जी की नाराजगी स्वाभाविक है, अगर होगी नाराजगी, इसलिए कि राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ त्याग होता है। चलो भाई, हमने तो देश बना दिया, हमने तो पार्टी खड़ी कर दी, हमने तो संगठन तैयार कर दिया, हमने विपक्ष की भूमिका अदा कर दी, अब हमारा कुछ नहीं। कोई वैराग्य में जाने के लिए राजनीति में नहीं आता है। राजनीति में मनसा होती है और मंचों से जब नारे लगते थे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार की मौजूदगी में लगता था। यही ललन सिंह कई बार बोले थे कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर के योग्य उम्मीदवार हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। ये मुहर लग रही थी और वही बैठक में जा करके इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज बदल जाता था, ठगा हुआ तो महसूस करते थे। तो इस पार्ट को नीतीश कुमार तो जरूर समझ रहे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी अभी अपनी खिड़की दरवाजे को खोल दिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई ऑफर आता है या भारतीय जनता पार्टी के तरफ हमें जाना होगा, तो ये एक मुद्दा हमारे पास होगा कि जिस विपक्षी एकता का हम सूत्रधार थे, टाइमिंग को लेकर के मैं सवाल उठाते रहा, सीट शेयरिंग को लेकर के सवाल उठाते रहा, वहां पर तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर संजय, एक बात ये उठ रही है कि चौथी मीटिंग में संयोजक बनाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी समेत कई दल तैयार हो चुके थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि टीआर बालू जब ये मांग करने लगे कि नीतीश कुमार के भाषण का हिंदी अनुवाद चाहिए, तो हिंदी को लेकर के नीतीश कुमार भड़क गए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया नाम जो है वो भारत होना चाहिए। तो उनका इंडिया गठबंधन का नाम भारत और साथ ही साथ हिंदी को लेकर के उनकी नाराजगी के बाद इंडिया गठबंधन में सब लोगों का मन बदल गया, सब लोगों ने चुप्पी साध ली। और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि ये लालू प्रसाद ही थे जो कि कह रहे थे कि संयोजक पद इनको तभी मिलना चाहिए जब ये बिहार का सीएम का कुर्सी त्याग दे, छोड़ दे। ऐसे में सवाल उठता है कि ये स्थिति अगर है तो क्या माना जाना चाहिए कि अब नीतीश कुमार को जो उम्मीद थी उनकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये बात हुई, वो बात हुई, इस तरह की छोटी छोटी बातों से कोई एक निर्णय तक अगर गठबंधन के लोग पहुंचे थे, और चूंकि नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उन लोगों को भी उतनी हिंदी तो आनी ही चाहिए कि कोई हिंदी पट्टी का कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता है उसके लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े। इससे लोग नाराज हो गए और इनको कहे कि नहीं, अभी ये संयोजक पद के लायक नहीं रह गए। मैं इससे सहमत हूं। उन्होंने तो राहुल गांधी के भी गंभीरता पर वहां पर सवाल उठा दिया था। जब राहुल गांधी अपने मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर बैठक चल रही है, ये भविष्य का सवाल है विपक्ष का, और आप उधर लगे हुए हैं
और राहुल गांधी चुपचाप मुस्कुरा करके रह गए थे। तो नीतीश कुमार अगर उस तेवर में कुछ बात कर रहे थे, मतलब कि उस विपक्षी एकता की गंभीरता को नीतीश कुमार जितना समझ रहे हैं, शायद गठबंधन के साथी या तो उसको ले नहीं रहे थे या नीतीश कुमार को बहुत कम करके आंक रहे थे कि इनकी गंभीरता का कोई बहुत मतलब नहीं है। क्योंकि वाम मोर्चे के मंच से भी इन्होंने कहा था कि भाई देखिए, अब कुछ दिन है चुनाव में और अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई, कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है। तो नीतीश कुमार बोल तो रहे थे, अगर इनकी ईमानदार कोशिश नहीं होती तो नीतीश कुमार की ये पीड़ा भी बाहर नहीं निकलती। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार कुछ बोल गए, इस वजह से संयोजक का पद को नहीं, किनारे कर दिया पर डॉक्टर संजय ये बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ललन सिंह का हटना तय है, ललन सिंह के हटने के बाद क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने गले लगाने का एक बार फिर से मन बना लिया है? क्या इस तरह की परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो बीजेपी कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री है, वो बीजेपी अब नीतीश कुमार को गले लगाने के लिए तैयार है? अगर जी हाँ, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और मैं तो बता रहा हूं कि नो एंट्री का जो बोर्ड लगा रखा था बीजेपी ने, और वेलकम का बोर्ड लगा दिया है। और 2 बयान मैं बता रहा हूं कैसे बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज बदला है। सम्राट चौधरी क्या क्या नहीं बोल रहे थे, वही सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा कि ये पगड़ी मैं तब खोलूंगा, वो भीष्म प्रतिज्ञा ले लिए हैं जब नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे या ये हटाए जाएंगे। वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। हरीश सहनी जो विधान परिषद में इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर बिहार के हित में भाजपा को कुर्बानी भी देनी होगी तो हम कुर्बानी देंगे। जब नीतीश कुमार को लेकर के सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि बिहार मेरी प्राथमिकता है, पार्टी और पार्टी के निर्णय हमारी प्राथमिकता नहीं है, हम बिहार को बचाएंगे। आखिर हरीश सहनी और सम्राट चौधरी के सुर क्यों बदल गए? क्यों भाजपा नेताओं के बयान पर रोक लगा दी गई? अब देख लीजिए, विगत कुछ दिनों में जो इनके स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो बीजेपी वेलकम का बोर्ड लगा चुका है, नो एंट्री का बोर्ड तो हट ही चुका है। और बीजेपी को लग रहा है, तो उसके मायने, एक तो मायने है कि अगर नीतीश कुमार हमारे फोल्डर में आते हैं तो एक 40 सीट वाला राज्य बिहार, जिस पर हम बहुत आश्वस्त नहीं थे, अर्थमेटिक उसकी कंप्लीट बदल गई थी, सी वोटर सर्वे और कौन कौन सर्वे की रिपोर्ट हमारे विरोध में जा रही थी, नीतीश कुमार के आते ही हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात कि हमको इंडिया गठबंधन पर अटैक करने में सुविधा हो जाएगी कि जिस नीतीश कुमार के ये लोग नहीं हुए, जिन्होंने ईमानदार कोशिश की विपक्षी एकता के लिए, ये बाकी क्या क्या होंगे और देश का क्या होंगे। तो नीतीश कुमार को अपने फोल्डर में लाने का कई फायदा उठाएगी बीजेपी। और मैं तो यहां तक सुन रहा हूं कि नीतीश कुमार को भुनाएगी बीजेपी अगर नीतीश कुमार बीजेपी के फोल्डर में चले जाते हैं कि देखिए ये गए तो थे वहां, लेकिन क्या ये सम्मान के जो हकदार थे उनको मिला? बीजेपी ने तो हमेशा कुर्बानी इनके लिए दी, हमेशा इनको मुख्यमंत्री बना करके रखा, हमेशा। और पूरा पूर्वी भारत का, बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक का समीकरण, उत्तर प्रदेश से लेकर के और जयपुर तक का समीकरण बदलने में नीतीश कुमार की भूमिका होगी। इसलिए नीतीश कुमार को तो चाह ही रही है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस बार इनको अपनी शर्तों पर लाएगी। नीतीश कुमार थोड़ा और कमजोर हो जाए, नीतीश कुमार बहुत बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रह जाए, उसके बाद बीजेपी इनको कहेगी कि हाँ आइए। चूंकि आपको याद होगा कि 14 में जेडीयू ने 2 सीटें मात्र जीती थी, और यही 19 में जब गए थे नीतीश कुमार तो आर्म ट्विस्टेड करके, बाहें मरोड़ करके जीती हुई 5 सीटें इन्होंने ले ली थी और 17-17 सीट पर ये लड़े थे। 2 सीट जीतने वाली जेडीयू ने 17 सीट पर दावा किया और 17 सीट भाजपा को देना पड़ा था। शायद इस बार वो स्थिति नहीं होगी। भाजपा वेट एंड वॉच कर रही है, लेकिन खिड़कियां नहीं, दरवाजे भी खोल दिया गया है और दरवाजे पर वेलकम का बोर्ड लगा दिया गया है। अब ये वेलकम को कब स्वीकार करेंगे, ये 29 के बाद इसका भी पटाक्षेप हो जाएगा कि ये वेलकम का बोर्ड जो लगाया गया है वहां ये कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं,
किन शर्तों पर जा रहे हैं और परिस्थितियां उसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, ये 29 के बाद चीजें और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात तेजी से चल रही है कि तेजस्वी का सीएम बनना तय है। तेजस्वी यादव ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे और उनकी ताजपोशी होगी। ये भी बात चल रही है कि पार्टी का विलय भी हो सकता है। तो आखिरकार इतनी ऊहापोह की स्थिति क्यों है? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार प्लेटर पर तो सौंप देंगे नहीं कि आइए तेजस्वी जी आप सीएम बन जाइए और हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव जब इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पटना लौटे और जब ये चर्चा तूल पकड़ने लगी तो अगले दिन तेजस्वी यादव सीएम से मिलने गए थे और सीएम ने उनसे पूछा कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बता दीजिए, हम आपको बना देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें आपके नेतृत्व में ऐसे ही आगे बढ़ना है। इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या हैं? क्या आरजेडी को यह एहसास हो चला है कि नीतीश कुमार कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए आरजेडी नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव तक अपने साथ बनाए रखना चाहती है, उनकी शर्तों पर, उनके कहे हुए बातों पर? लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इसी बीच जब राहुल गांधी ने फोन किया नीतीश कुमार को और मीडिया में ये खबरें भी आई, उसके बाद भी नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाने पर क्यों तुले हुए हैं, या ललन सिंह खुद क्यों हट रहे हैं? सवाल ये उठता है, क्या ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार कोई अगला कदम नहीं उठा पाएंगे, इसलिए पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा रहे हैं ताकि कुर्सी पर वो खुद बैठें, खुद बात कर सकें और जाहिर तौर पर अगला कदम जो भी उठाना हो वो उठा सकें? क्योंकि कई सवाल आपने पूछ दिया तो मैं आपके हर सवाल का थोड़ा थोड़ा संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा। आपने ठीक कहा कि पार्टी निर्णय लेगी ना कि हमको किस फोल्डर में रहनी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ललन सिंह है तो ललन सिंह का स्टैंड तो क्लियर है। उन्होंने तो कई बार कह रखा है कि कहीं हम कोई गठबंधन नहीं बदलने जा रहे हैं और गठबंधन बदलने से पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर असर होता है। हमारे ऊपर पहले ही बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। तो ललन सिंह का स्टैंड तो क्लियर है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से चाहेंगे कि ललन सिंह को जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त कर देंगे तो या तो मैं खुद रहूंगा या मेरे द्वारा बनाए हुए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, हमारे निर्णय में वो बाधक नहीं। इसलिए ललन सिंह का 29 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जो उनको मुक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद एक रास्ता तो खुलेगा, विकल्प खुलेगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो विकल्प भाजपा की तरफ ही जाने का हो। वो विकल्प ये भी हो सकता है कि इस गठबंधन में भी रुक जाए। भाजपा जब बहुत हद तक इनसे नहीं होगी तय करने की स्थिति में मोल तोल, तो हो सकता है कि इस गठबंधन में रुक जाए। लेकिन संभावना तो होगी कि हम अपने गठबंधन को भी दबाव में रखें कि अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानिएगा तो बीजेपी हमारे लिए वेलकम का बोर्ड लगाई है, हम उधर चल देंगे, आप अपना बनाते रहिए गठबंधन, विपक्षी एकता करते रहिए। एक दूसरा सवाल आपने जो कहा, तेजस्वी यादव तो मंच शेयर नहीं कर रहे थे कई दिनों तक। उतने बड़े बिजनेस कॉन्क्लेव में उनकी ही पार्टी के मंत्री हैं और उसमें तक नहीं गए थे। एक छोटा सा आईटी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये गए थे। और वो तेजस्वी दौड़े दौड़े क्यों जाते हैं राहुल गांधी जी के बाद? इसलिए कि लगा तेजस्वी जी को कि सब कुछ अब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो सकता है। अब वो लालू जी के इशारे पर गए, वो ललन सिंह के इशारे पर गए, मैं नहीं जानता हूं, या खुद वो निर्णय लिए कि हमको जाना चाहिए, लेकिन वो गए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो तेजस्वी जी की पार्टी तो बहुत पहले से चाह रही है कि अब राष्ट्रीय फलक पर जाना चाहिए नीतीश कुमार को और तेजस्वी जी को बिहार की जिम्मेवारी देनी चाहिए। क्या राष्ट्रीय फलक पर जाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने कोई ईमानदार कोशिश की कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक पर कोई जगह मिले? पटना में राहुल जी को दूल्हा बनाते हैं लालू प्रसाद जी, मुंबई में जाके कहते हैं कि राहुल जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली में जाके चुप्पी लगा जाते हैं। ममता बनर्जी खड़गे जी का नाम प्रस्ताव कर देती है और अरविंद केजरीवाल इंडोर्स कर देते हैं। नीतीश कुमार के लिए कौन सी जमीन तैयार की गई कि चलिए ये राष्ट्रीय फलक की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए बिहार का रास्ता खुलेगा और तेजस्वी जी की ताजपोशी होगी। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। तो नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते हैं कि तेजस्वी जी के लिए एक दबाव तो हमारे ऊपर है, लेकिन जिस मूड के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, उस मूड के अनुसार मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर चीजों को तय करते हैं। आरजेडी की शर्तों पर ये कोई चीज तय नहीं करे। ये कहने वाली बात हो सकती है कि तेजस्वी जी को इन्होंने कहा होगा कि भाई अगर आप चाहते हैं तो बन जाइए मुख्यमंत्री। तो क्या कोई व्यक्ति बोलेगा कि हाँ हाँ मैं चाहता हूं, हमको कल बना दीजिए? वो तो बोलेंगे ही कि नहीं, आपके नेतृत्व में मुझे भरोसा है, हम लोग बिहार में ठीक से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कोई दिक्कत है, आप चलते रहिए। तेजस्वी जी को भी लग रहा है कि सरकार तो चल रही है, हम तो डिप्टी सीएम के तौर पर हैं, आज न कल तो ये जिम्मेवारी हमें मिलेगी ही। ये तो मंचों से बोल चुके हैं कि 25 का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि आरजेडी भी नहीं चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार नाराज होकर के हमारे गठबंधन से बाहर चले गए। नित्यानंद राय जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ना, नीतीश कुमार जी के प्रति कितना उनके मन में प्रेम जगा हुआ है। सम्राट चौधरी के अभिभावक हो गए नीतीश कुमार जी, हरी सहनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम और आप जब इन बातों को समझ रहे हैं, आरजेडी भी इस बात को समझ रही है कि अगर बहुत हम नाराज करेंगे तो नीतीश कुमार जी हो सकता है कि बीजेपी के फोल्डर में चले जाए। तो उस स्थिति में वो चाहते हैं, आरजेडी भी चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार कहीं से भी नाराज ना हो, वो हमारे साथ रहें। लेकिन एक अंदर खाने में ये भी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर के कभी उन्होंने मुखर होकर के कभी कोई बैटिंग नहीं, कभी बोला नहीं कि भाई नीतीश कुमार जी ने ईमानदार कोशिश की थी, इनको जगह मिलनी चाहिए। जेडीयू तो बोल ही रही है, केसी त्यागी इन्हीं के पार्टी के ये हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये निजी बयान उनका है। उन्होंने कहा कि इसके पहले तो इस तरह की कोई बात नहीं थी कि चौथी बैठक में खड़गे जी का नाम प्रस्ताव किया जाएगा और वहां जाकर के ये लोग नाम प्रस्ताव कर देते हैं, मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इसके लिए पहले विवेचना होनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है? केसी त्यागी जी के बयान को उस चौथी बैठक के बाद आप लगातार जरा देखिए तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि ये लोग खुश हैं कि नाराज हैं। बाकी लोगों की बात छोड़ दी। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी चीजों को अपनी शर्तों पर तय करना चाहते हैं। बीजेपी में दो लोग सर्वमान्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। हम नहीं समझते हैं कि अगर कोई निर्णय भी होगा तो उसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने की भी बात होगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के तय कर लेंगे कि हाँ नीतीश जी को ले आइए, क्योंकि बिहार की 40 सीटें, पूर्वी भारत की सीटें, उत्तर पट्टी की सीटें, देश को मैसेज, गठबंधन की टूटने की खबर, नीतीश कुमार जी का बेहतर उपयोग बीजेपी करेगी तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएगी। तो बाकी लोग सब चुप्पी लगा जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे, लॉजिक बदल जाएंगे, तर्क बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी और नीतीश कुमार जी इनके लिए बहुत ईमानदार हो जाएंगे। माना जाएगा कि नहीं, नीतीश कुमार जी गलत जगह चले गए थे, फिर उन्होंने अपनी अच्छी जगह पर आ गए। तो राजनीति का ये तकाजा है। परिस्थितियां चीजों को अनुकूल बनाती है, परिस्थितियां चीजों को प्रतिकूल बनाती है। लोगों के सुर बदले हैं, लोगों की भाषा बदली है, लोगों के बोल बदले हैं। हम समझते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी थोड़ा और धैर्य रखेंगे, जिसकी संभावना दिख रही है, अध्यक्ष पद के हटा करके कुछ इस पर कुछ दिन तक ये चुप्पी लगेगी। चूंकि अब कुछ भी होगा तो कहा जाता है ना कि खरमास के बाद ही होगा, 14 जनवरी के बाद ही होगा। और 3 वीक का समय है, 3 वीक तक इधर सीट शेयरिंग वाली भी कुछ न कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को कितना सीट देने की बात चल रही है। तो नीतीश कुमार जी अभी वेट एंड वॉच करेंगे। भाजपा वेलकम का बोर्ड लगा दी है। हम समझते हैं कि तस्वीर 29 के बाद कुछ कुछ साफ होने लगेगी
और खरमास के बाद तो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठे। डॉक्टर संजय, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने विजेंद्र यादव और ललन सिंह से इस बारे में बात भी की है। ललन सिंह और विजेंद्र यादव आरजेडी के हिमायती बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो जेडीयू में टूट तय है, और इस टूट के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव होंगे। क्या आपको दिखाई पड़ता है कि अगर नीतीश कुमार ये फैसले लेते हैं कि वो बीजेपी के साथ एक बार फिर चले जाएंगे तो ललन सिंह और विजेंद्र यादव जेडीयू में टूट करार देने में कामयाब होंगे? क्या जो बात आरसीपी सिंह को लेकर के तब कही जा रही थी जब आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे, बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए थे, उन पर यह आरोप लगा था कि वो जेडीयू में टूट कराने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव सरीखे कई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पार्टी केंद्रित है नीतीश कुमार जी पर। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? आरसीपी सिंह को किसने बनाया? जब आरसीपी सिंह, जिनको माना जाता था कि नीतीश कुमार जी के बिल्कुल एकदम शैडो हैं, आरसीपी सिंह के बारे में भी इसी तरह की खबरें चली थी कि पार्टी टूट जाएगी, इतने विधायक उनके संपर्क में हैं, इतने विधायक उनके गांव में मीटिंग कर रहे हैं, इतने विधायक वहां बात कर रहे हैं। क्या हुआ? कितने लोग टूट गए? जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जब ये हटेंगे, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ललन सिंह की कोई बहुत ताकत नहीं रह जाएगी। विधायक भी समझते हैं कि मुझे कहां रहनी। हाँ ठीक है, जब व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जब इनके बड़े चेहरे के तौर पर ये हैं, तो इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव मिलकर के पार्टी में बहुत तोड़फोड़ मचा देंगे। 12-13 विधायकों की सरफेस पर खबर आ रही है कि वो 13 विधायक हैं जो आरजेडी के साथ ही जाना चाहते हैं, वहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ये बीजेपी में जाते हैं, उनकी निष्ठा वहां दिखती है। हो सकता है बंद कमरे में कुछ इस तरह की चर्चा होती होगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक टूट जाएंगे। हाँ, वैसे लोग टूट सकते हैं जिनको लगेगा कि हमें टिकट से वंचित कर दिया जाएगा, हमारा कोई भविष्य नहीं है। और ललन सिंह भी 2010 आप याद कीजिए ना, उस समय भी इस विद्रोह की स्थिति में नहीं थे। उस समय भी उन्होंने कोशिश की और क्या हुआ? फिर तो ये नीतीश कुमार जी के साथ आए। हम नहीं समझते हैं कि पार्टी में बहुत टूट फूट मच जाएगी और बहुत ये हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विधायक तो उनके संपर्क में होंगे ही, इससे कौन इनकार कर सकता है। और जब विधायक संपर्क में होंगे तो इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी की पार्टी पर पकड़ रही है, विधायकों पर पकड़ रही है, कल भी 4-4 मंत्रियों से उनकी बैठक हुई, लगातार संगठन में वो संपर्क में है, विधायकों के संपर्क में है, कहां क्या हो रहा है इसके संपर्क में है। पर डॉक्टर संजय, क्या यह भी संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं? क्योंकि काफी समय से आरसीपी सिंह चुप देखे जा रहे हैं, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से जेडीयू का आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर ललन सिंह पर आक्रमण कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह को विलेन बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से जेडीयू में आ सकते हैं और आरसीपी सिंह भी जेडीयू में आ सकते हैं, और फिर से जेडीयू लव और कुश का समीकरण बनाने में कामयाब नजर आएगी और उसकी ताकत एकत्रित होगी, पार्टी मजबूत दिखेगी? इससे मैं सहमत हूं, इसकी संभावना पूरी दिख रही है। वो जो लव कुश वाली बात आप कर रहे हैं, और संजय गांधी जो एमएलसी हैं, नीतीश कुमार जी के भी काफी करीबी हैं, जो जानकारी मिली कि वो आरसीपी सिंह के यहाँ जाते हैं, 1 घंटा उनसे बात होती है, उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ जाते हैं, उनसे लंबी बात होती है, और यहाँ तक भी खबरें आई बाहर में कि आरसीपी सिंह जी की बदावते नीतीश कुमार जी से बात कराई गई, फोन पर बात हुई इन लोगों।
तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा तो चाह ही रहे हैं कि ललन सिंह को किनारे किया जाए, क्योंकि ललन सिंह ही एक बड़े बाधक हैं इन दोनों के लिए। और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा में भी बहुत भाव नहीं मिल रहा है। गए तो थे दोनों, उस समय भाजपा ने इनका उपयोग किया, लेकिन भाजपा अपने यहां ला करके इनको बहुत भाव नहीं दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को लग रहा था कि हम बहुत कुछ भाजपा से तय करवा लेंगे। सुन रहे हैं कि बस काराकाट सीट को लेकर के शायद इनको आश्वासन मिला है, बाकी पर भाजपा चुप्पी लगा गई है। आरसीपी सिंह पर अभी तक पत्ता नहीं खोली है भाजपा। तो ये तो चाहते ही है कि नीतीश कुमार जी के साथ आए। नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में नहीं है कि बहुत दिनों तक चलेंगे, हमारा भविष्य है, हम लोगों का भविष्य है। तो एक लौकुश की समीकरण फिर से तैयार किया जाए बिहार में, और तैयार कर करके और एक पटकथा लिखी जाए, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन उन शर्तों पर जब ललन सिंह को पार्टी पहले किनारे लगा देती है। किनारे लगाना मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त कर देती है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त होते हैं ललन सिंह, तो हो सकता है कि पार्टी में फिर इन दोनों की एंट्री हो, नीतीश कुमार फिर इनको जिम्मेवारी दें। आरसीपी सिंह का तो नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कई बार आए और गए हैं, कई बार उन्होंने दायित्व संभाला है और कई बार रिजाइन किया है। तो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी वाली बात में दम है और इस पर काम चल रही है पार्टी में। इसीलिए तो मैं बार बार दोहरा रहा हूं एक चीजों को कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी से जैसे ही ललन सिंह मुक्त होंगे या मुक्त किए जाएंगे, उसके बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में कई तरह की चीजें दिखेंगी। और उसमें एक चीज ये दिखेगी कि कैसे नीतीश कुमार अब उस तरफ बढ़ चले हैं जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। मेरा अंतिम सवाल है डॉक्टर संजय, अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने शर्तों पर और अपने लाभ और घाटे के अनुसार निर्णय लेती है। चिराग पासवान अगर उनके साथ रहेंगे रहें, चिराग पासवान नहीं भी रहेंगे तो भाजपा के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि वो अपना कॉम्बिनेशन जोड़ती है कि नीतीश कुमार एक फैक्टर है बिहार में। वो जो ईबीसी का वोट है, वो जो ओबीसी का एक बड़ा धड़ा है, वो नीतीश कुमार के साथ जाता है। वो दलित का भी वोट जाता है और मुस्लिम का वोट भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो चिराग पासवान की शर्तों पर भाजपा इस गठबंधन को कभी भी तोड़ेगी नहीं, कमजोर नहीं होने देगी। हाँ, चिराग पासवान को भी कहेगी कि आप भी लड़ लीजिए, आपकी 4 सीटों पर कहां हम लोग बाधक बन रहे हैं, हम जेडीयू के साथ सीटों का तालमेल कर लेंगे, आप जैसे लड़ते रहे हैं वैसे लड़िए। चलिए, हम समझते चिराग इसके लिए तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब सवाल ये उठता है कि 29 दिसंबर का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस दिन जेडीयू तय करेगी कि आखिरकार क्या उसको नए रास्ते अख्तियार करने हैं। अगर करने हैं तो वाकई ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान नहीं रहेंगे। उनका हटना ही एक बड़ा संकेत माना जाएगा कि जेडीयू वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रही है। जेडीयू का मोह आरजेडी को लेकर भंग हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी वेलकम कार्ड लेकर के खड़ी है, बीजेपी के प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं के सुर बदल गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या फिर से बीजेपी को गले लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग 29 दिसंबर का इंतजार करेंगे और जाहिर तौर पर आपसे बातचीत का सिलसिला भी तब फिर से शुरू होगा और फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि अगला मूव नीतीश कुमार का क्या रहने वाला है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो TV9 बिहार झारखंड आप देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।